हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हिंदी इतिहास लेखन के बारे में, साहित्य इतिहास लेखन के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसकी अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो कालक्रम का विभाजन था, जो उन्होंने काल विभाजन किया था, उसे भी पढ़ लिया था। एक बार इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि शुक्ल जी ने काल विभाजन कैसे किया था, नामकरण किस प्रकार किया था। तो आदिकाल को नाम दिया था वीरगाथा काल, जिसका समय 1050 से 1375 माना गया है और भक्ति काल का संवत 1375 से 1700 समय रखा था इन्होंने। फिर रीति काल का समय रखा था 1700 से 1900 और गद्य काल का समय इन्होंने 1900 से 1984 रखा था। ठीक है, ये शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन है, नामकरण है, जिसका समय ये रहा इस प्रकार। उसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहला ग्रंथ पढ़ा था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दातासी के द्वारा लिखा गया और इसमें कुल कवियों का वर्णन किया गया था 738 कवियों का। अंग्रेजी वर्ण के आधार पर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो उसके बाद देखिए, अंग्रेजी वर्ण के आधार पर इन्होंने क्रम के आधार पर ये लिखा था, जिसमें 72 कवि केवल हिंदी के थे। कुल कवि तो 738 थे, लेकिन 72 कवि केवल हिंदी के थे। अगला ग्रंथ पढ़ा था हमने जो इसके बाद का जो ग्रंथ है वह है, जो हमें पढ़ना है अब। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो गारसा दातासी का ग्रंथ था, इसका हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से गारसा दातासी के ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था और 1952 में यह प्रकाशित किया था। अगली जो हिंदी साहित्य की पुस्तक आती है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित, वह आती है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ये लिखी थी मौलवी करीमुद्दीन ने और 1848 ईस्वी का इसका समय रहा। तो दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। ठीक है, तो केवल 62 कवि इसमें हिंदी से संबंधित हैं और 1004 कवियों का इसमें विवरण मिलता है, लेकिन 62 कवि केवल हिंदी से इसमें संबंधित थे। तो इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया है। तो दूसरा ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ये जो ग्रंथ है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सबसे पहले कालक्रम का ध्यान रखा गया है, सबसे पहले, लेकिन नामकरण नहीं किया गया है। नामकरण यानी कि कोई नाम में इसमें नहीं दिया गया है किसी काल को। इसे तबकासुअरा भी कहा जाता है। उसके बाद अगला ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल की रचना है और जैसे कि हमने पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने ग्रंथ लेखन में आधार बनाया था, कुछ तथ्य वहां से उन्होंने लिए थे। तो 1873 ईस्वी का समय रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। भाषा काव्य संग्रह है, महेश दत्त शुक्ल की रचना। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इनकी भाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन यह जो इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल, 1873 इसका समय रहा। अगला आता है ग्रंथ शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो ये रचना है यह लिखी गई है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सेंगर की यह रचना है शिव सिंह सरोज नाम से और 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से यह प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया। तो जो शिव सिंह सरोज रचना है, इसमें सबसे पहले 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। तो 1003 भाषा कवियों का इसमें विवरण है। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है।
यहाँ बात हो रही है कवियों के जीवन परिचय की और उनकी रचनाओं के नमूनों की। ठीक है। पूर्वार्ध मतलब कि इसके पूर्व के भाग में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने मिलते हैं, 838, और उत्तरार्ध में मिलते हैं 1003 कवियों का जीवन परिचय। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्णानुक्रम वर्ण के क्रम के आधार पर लिखा गया है। काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन कहीं पर भी इसमें हमें काल विभाजन नहीं मिलता है, नामकरण नहीं मिलता है। मतलब कि कोई निश्चित समय नहीं रखा गया है कि इस काल से इस काल तक का नाम ये रहेगा। जैसे आपने शुक्ल जी का काल विभाजन देखा कि उन्होंने एक समय बताया है, समय के आधार पर आदिकाल वीर गाथा काल, जो आदिकाल को ही उन्होंने नाम दिया है, वीर गाथा काल, रीतिकाल, इस प्रकार नाम रखे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि कोई नाम नहीं है, कोई काल विभाजन का विस्तृत इसमें कोई भी वर्णन नहीं है। और इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। तो यह आपके लिए एक की पॉइंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कौन सा कहलाता है, कौन सा ग्रंथ कहलाता है, कौन सा ग्रंथ प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिव सिंह सरोज जो रचना है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति का इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण इसमें नहीं हुआ है। फिर अगली जो रचना आती है वह आती है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है और 1888 ईस्वी का इसका रचना काल है। इस ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी भाषा हिंदी नहीं है भले ही। देखिए, इस ग्रंथ का प्रकाशन, अभी जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में हुआ था। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में इसका प्रकाशन हुआ था। और बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इसे माना गया है कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिंदी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण, की भाषा के आधार पर क्षेत्र जो रचनाएं हुई हैं, जैसे संस्कृत भाषा में जो रचनाएं हुई हैं, उसके बाद पाली भाषा में रचनाएं हुई हैं, प्राकृत में रचनाएं हुई हैं, और उनको क्या किया गया, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया है, अलग अलग किया गया है। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गित करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया गया। तो सबसे पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है। किस ग्रंथ में? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल क्रम के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया। इससे पहले हमने देखा कि हर रचना में हमें ये मिल रहा था कि कालक्रम का कोई भी वर्णन नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें क्या किया गया है, कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। साथ में ही उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया गया है कि उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रही थी, किस प्रकार की रचना करने की प्रवृत्ति थी। अगला है, इसमें संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। यह जो ग्रंथ है ये कितने अध्यायों में विभक्त है? 11 अध्यायों में यह विभक्त है। और प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। प्रत्येक अध्याय से हमें एक काल का पता चलता है, मतलब कि एक कोई विशेष काल, एक समय का हमें पता चलता है कि कौन सा समय कब तक था और कौन सा समय वो रहा था। तो हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है और हर अध्याय का इसमें नामकरण किया गया है। इसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ग्रियर्सन ने जब काल विभाजन किया, जब हम काल विभाजन का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो केवल इतिहास ग्रंथ के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं। जब इससे आगे क्लास आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन क्या है, कौन सा समय रहा है, रामकुमार वर्मा का क्या रहा और ग्रियर्सन का काल विभाजन रहा। तब हम उसमें 11 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे कि जो उन्होंने 11 अध्याय लिखे हैं उनमें कौन कौन से नाम उन्होंने दिए हैं उनको। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, हर अध्याय का एक नामकरण किया है इन्होंने। अगला है, देखिए कि इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है और कुल कवियों की संख्या है 952, जो कि इसमें सम्मिलित की गई है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है।
तो उसमें से भी जो 886 कवि हैं उसके नामकरण का आधार क्या है, उसके विवरण का आधार क्या है, शिवसिंह सरोज है। शिवसिंह सरोज के आधार पर नामकरण किया है। इन्होंने शिवसिंह सरोज के आधार पर अपने जो 886 कवि हैं इनका विवरण प्रस्तुत किया है, शिवसिंह सरोज की रचना के आधार पर। फिर अगला है कि इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल, जिसे कि 16वीं से 17वीं शती था, उसको स्वर्ण युग कहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो विशेष महत्व रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने अपनी रचना में भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया है, जो कि 16वीं से 17वीं सदी को इसे माना गया है। फिर है देखिए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। अब इनकी जो ग्रियर्सन की रचना है, इनकी भाषा तो इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा में लिखा था इन्होंने ये ग्रंथ। इसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी भाषा में अनुवाद कराया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। इससे पहले हमने पढ़ा था गारसा दत्तासी की रचना। तो गारसा दत्तासी की रचना का अनुवाद किसने किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ठीक है, गारसा दत्तासी की रचना का। और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और गारसा दत्तासी की रचना का 1952 में प्रकाशन हुआ था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा अनुवाद करके उसका हिंदी भाषा में। और किशोरीलाल गुप्त ने इनकी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे नाम दिया और 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है। तो साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ क्या कहलाता है? नींव का पत्थर। नींव का पत्थर माना जाता है। और हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली रचना में किसके बारे में पढ़ा था, जहां हमने शिवसिंह सरोज जो रचना थी उसमें पढ़ा था कि वह हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु वह ग्रंथ कहलाता है। अब आता है इसके बाद अगला ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। मिश्र बंधु विनोद, 3 भाई थे मिश्र बंधु। ठीक है, 3 भाई थे मिश्र बंधु, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। तो इनके द्वारा लिखा गया था मिश्र बंधु विनोद। और इसका जो इसके प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में, और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो कुल कितने भाग थे इसमें? मिश्र बंधु विनोद में 4 भाग थे, जिसमें से प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग था वह 1934 में प्रकाशित हुआ था, ये मिश्र बंधु विनोद से। फिर देखिए इस ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था कि इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया था। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने वर्णन किया था 4591 कवियों को इसमें शामिल किया गया था। और ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। उन्होंने संपूर्ण साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है। ग्रियर्सन का हमने देखा था सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास कहाँ किया गया है? ग्रियर्सन के द्वारा। नामकरण भी किया गया है और व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जो है वो मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया था। जब इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था तो 5 कालों में विभाजित किया था इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे हैं 3 मिश्र बंधु, 3 भाई थे। 3 भाई थे मिश्र बंधु, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे मिश्र बंधु। अगला ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना, 1929 ईस्वी इसका रचनाकाल या प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ में के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने क्या लिखा है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। तो पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का
विकास, लेकिन इसे नाम दिया गया, उसके बाद इसको परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। तो प्रारंभ में इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। तो रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य, जो उनकी रचनात्मक विशेषताएं हैं, उन पर अधिक बल दिया गया था। इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, और विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी मानी गई है, यह सफल भी मानी गई है। तो इन्होंने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है। इसका प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है, जो कि उस समय परिस्थितियां थी और जिस आधार पर साहित्य लिखा गया था, उन सब का हमें इसमें विश्लेषण मिलता है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है, और अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए, अलग करते हुए पूर्व पीठिका के रूप में, यानी कि हिंदी की पूर्व पीठिका के रूप में इसे वर्णित किया गया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया है कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उनका ही प्रयोग किया गया है। तो इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन शुक्ल जी के द्वारा किया गया कि उसके बाद के जो भी इतिहास ग्रंथ थे उनमें इसका ही प्रयोग किया गया। अधिकतर उनकी ही पद्धति को अपनाते हुए इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जो शुक्ल जी ने अपनाई थी जिन प्रवृत्तियों को। अगला ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, और 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। इसमें कवि लिखते हैं, कवि ने क्या क्या वर्णन किया है देखिए, कि छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। अपनी विशेष सामग्री, उसकी आकर्षण प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल यानी कि 993 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए हैं, केवल आदिकाल और भक्तिकाल, इन दोनों को ही इसमें स्थान मिला है। अगला है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक ये है कि जो रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, उसमें हमें किन किन कालों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ क्या है, आदिकाल और भक्तिकाल, जो कि 693 से 1693 ईस्वी तक का समय रहा है, उसका ही वर्णन है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ रामकुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है, जो लिखा गया है। तो ये इस रूप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किन किन कालों का वर्णन है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये दे दिए ऑप्शन। दूसरा, समयावधि भी पूछी जा सकती है कि इसमें किस से कब, मतलब कि कब से कब तक के समय का वर्णन मिलता है। तो वह समय हमें कब से कब तक मिल रहा है? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही समय हमें यहाँ पर वर्णित मिल रहा है, उससे आगे का भाग उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, वर्णन हमें यहाँ तक मिल रहा है। फिर है देखिए अगली चीज़ की, रामकुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। यह भी एक विशेषता है कि जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम किसने दिया है? यह रामकुमार वर्मा ने। जबकि इससे पहले जो हमने ग्रंथ पढ़े थे उनके बारे में हमने ऐसा कोई भी वर्णन नहीं पढ़ा है कि इन्होंने क्या नाम। फिर देखिए अगला है कि इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, और इसमें अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने किस काल के नाम से जोड़ा है? संधिकाल नाम दे दिया है इन्होंने। जो अपभ्रंश साहित्य है उसके एक बड़े हिस्से को इन्होंने शामिल किया और उसे संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। तो वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल, दो भागों में इन्होंने विभाजित किया था, संधिकाल और चारणकाल। संधिकाल में कौन सी रचनाएं आती हैं? अपभ्रंश साहित्य की, जो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसमें संधिकाल में कौन सी काल की रचना शामिल की गई है? किस भाषा की? अपभ्रंश साहित्य की। अपभ्रंश साहित्य को उसमें स्थान दिया गया है।
तो ये रहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसका रचना वर्ष है 1938 और काफ़ी इम्पोर्टेंट यह है, इनकी रचना है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसके आगे के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर। तो चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डेली क्लास आपको इस चैनल पर नई वीडियोज़ मिलती हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।